हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आज आप सभी के लिए लेके आया हूं 3 जून की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। देखिएगा, हम हर दिन 11 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, 11 प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। उससे पहले आज की करंट अफेयर्स को शुरू करूं, मैं आपसे बता देता हूं कि हो सकता है कल से ही आप लोगों की मैथमेटिक्स की क्लास भी शुरू हो जाए। मैथमेटिक्स की क्लास जो है वो भी आप लोगों की कल से शायद शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी थी। उसके बाद में एक छोटी सी जानकारी और देता हूं, जिसके पश्चात मैं आज की करंट अफेयर को शुरू करूंगा। कि देखिए, इन सब का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैं आपको बता चुका हूं। पीडीएफ के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि ये सारे के सारे एप्लीकेशंस है, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर है। आप कहें फेसबुक देख लीजिएगा, टेलीग्राम देख लीजिएगा या व्हाट्सएप, कहीं से भी आप इनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात थी जो आपसे बतानी थी। अब हम शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, इसके अब अध्यक्ष कौन बने। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिएगा, 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, जिसमें से आपने बताना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने। तो देखिएगा, सिंपल सी बात है कि ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए जो है अरुण कुमार मिश्रा जो है वे अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। तो थोड़ी सी जानकारी थी। अब यहां से आपने समझना है कि अन्य 3 कौन है, अन्य 3 के बारे में जानकारी है क्या है। तो अब हम बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो सबसे पहले बात आया आपके सामने सुशील चंद्रा जो है वे 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। भारत देश के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। उर्जित पटेल जो है वे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के अतिरिक्त निदेशक बनाए गए थे, और जब उनकी नियुक्ति हुई थी तब भी मैंने आपको करंट अफेयर में ये सारी बात बताई थी। उसके बाद बढ़ते हैं, अर्जुन कल्याण कौन है? तो अर्जुन कल्याण जो है वो भारत के 68 जो है वे भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो सिंपल सी जानकारियां, 4 जानकारियां तो आपको मैंने यहीं से दी है। 4 जानकारियां जो है ये तो मैंने आपको ऑप्शन से दी है, केवल ऑप्शन से दी है। अब इस प्रश्न की जानकारियां देख लीजिएगा। अब इस प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिंपल सी बात है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरुण कुमार मिश्रा। और अरुण कुमार मिश्रा की अगर मैं बात करूं आपसे, तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश कौन है? अरुण कुमार मिश्रा है। उसके बाद बात करता हूं, जिस समिति ने अरुण कुमार की नियुक्ति करी है, जोन सी समिति जिसके द्वारा उनकी नियुक्ति करी गई है, उसमें कौन कौन शामिल थे? तो सबसे पहले बात, अध्यक्ष के तौर पर वहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल थे। साथ में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल थे। अगली बात, ओम बिरला जो कौन है, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वे भी शामिल थे। और कि राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, वे भी उस समिति में शामिल थे। तो ये तो जानकारियां दी है मैंने आपको इस प्रश्न के बारे में। सिंपल सी बात है। अब इतनी जानकारियां यहां से मिली तो क्योंकि वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसको आप देखिएगा जब आप पढ़ेंगे जीएस में पढ़ेंगे या आप जब पढ़ेंगे मूल विधियों में पढ़ेंगे, तो उस समय आपको एनएचआरडी का टॉपिक भी आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में भी पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं आपको पूरा नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पर, मैं आपको सिंपल सा बताऊंगा कि इसका गठन कब हुआ था। तो 12 अक्टूबर 1993 में इसका गठन किया गया था। उसके बाद में बात करते हैं क्षेत्राधिकार की, किसके अंतर्गत ये आती है, ये जो संस्था है ये किसके अंतर्गत आती है? तो केंद्रीय सरकार कहें या सिंपल सी बात है कि हम इसे भारत सरकार भी कह सकते हैं। ठीक है, भारत सरकार के अंतर्गत ये संस्था आती है। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं, इसका मुख्यालय कहां पे है? तो इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। भारत देश की राजधानी नई दिल्ली में ही एनएचआरडी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो है मुख्यालय भी है। तो ये सिंपल सी जानकारी मिली। अब यहां से ये जानकारियां मिली तो यहां से हमारा जो पहला प्रश्न है वो होता है समाप्त। और पहले प्रश्न के बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है कि सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021-22 जो है इसकी घोषणा कर दी गई है। अब कोई बात नहीं, घोषणा कर दी गई है। अब इसमें 2000 यूनिवर्सिटियों का चयन किया गया। लगभग 16,000 में से 2000 यूनिवर्सिटियों का सिलेक्शन किया गया कि जो श्रेष्ठ हैं उनमें। अब बात आपसे पूछा गया कि इसमें 2000 में से भारत के कितने संस्थान हैं?
भारत देश के कितने संस्थान है, तो भारत देश के कितने संस्थान है देखिएगा, आप लोगों के लिए यहां पर 4 ऑप्शन है। यहां से मैं बात करता हूं कि भारत देश के कितने संस्थान है, तो जो टॉप 2000 है, 2000 टॉप 2000 है, उनमें से भारत के जो टॉप संस्थान है वो है 68, यानी कि आपका 68 आंसर रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा। बात कर ली इसके बारे में, तो कौन कौन सी है टॉप 68 तो हमने पढ़ लिया, 68 संस्थानों को स्थान दिया है। अब उन 68 के बारे में तो पूरा नहीं सब पढ़ पाएंगे हम उन 68 में से टॉप 10 को तो पढ़ेंगे। तो टॉप 10 के बारे में देखिएगा कि सबसे पहले बात करते हैं कि 2000 शीर्ष संस्थानों की सूची जारी करी गई, पहली बात समझ में आई। दूसरी बात ये समझिएगा कि भारत के कितने संस्थानों को स्थान दिया गया, भारत के कुल 68 संस्थानों को स्थान दिया गया, अगली बात। उसके बाद में सब भारत, देखिए भारत में सबसे पहले कहेंगे, ये भारत में कहेंगे, मैंने ये नहीं कहा कि विश्व में रैंक है 415, लेकिन भारत में रैंक है पहला। विश्व में रैंक है 459, भारत में रैंक है दूसरा। विश्व में रैंक है टाटा इंडस्ट्रीज ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का 543, लेकिन भारत में कौन सा स्थान है, तीसरा। ये बात भी आपने साथ साथ पढ़ते हुए चलना है, समझ गए। अब 4 के आईआईटी मद्रास विश्व में 457, लेकिन भारत में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। समझ में आनी चाहिए बात पूरी तरह से समझ में आनी चाहिए। उसके बाद में टॉप मैंने कहा था 10 पढ़ेंगे, तो ये भारत में आ गया 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां और ये 10वां। ये टॉप 10 संस्थान है जो कि भारत के हैं, लेकिन इनके वैश्विक अगर हम क्रम की बात करें, वैश्विक स्थान की बात करें, तो देखिएगा आईआईटी बॉम्बे 467, दिल्ली विश्वविद्यालय 567, 571, आईआईटी दिल्ली 623, आईआईटी खड़गपुर 708, पंजाब यूनिवर्सिटी 709, आईआईटी कानपुर 818। तो ये सारे तो जो कि मैंने आपसे टॉप 10 जो कि इंडियन बताए हैं, ठीक है, इंडियन टॉप 10 इंस्टीट्यूट के बारे में मैंने आपको जानकारियां दी है। लेकिन 2000 में से अगर भारत के पूछे जाएं तो कितने हैं, 68 इंस्टीट्यूट है। समझ में आई ना बात, समझ में आई। आसान बातें, बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों के सामने सारी बातें लेके आई जाती है, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैं आपसे बात कर लेता हूं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 3 क्या है, प्रश्न नंबर 3 है कि ओईसीडी ने अब भारत की जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद का जीडीपी का अनुमान लगाया है। अब ये अनुमान के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो अब जो वित्त वर्ष 2021-22 है, जो कि 2021-22 वित्त वर्ष है, जो कि वर्तमान में चल रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1 अप्रैल से लेकर के आने वाले 31 मार्च तक का ये जो सेशन है, ये वित्त वर्ष के तौर पर कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें प्रश्न ये पूछा गया कि ओईसीडी ने इस वित्त वर्ष में 2021-22 वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी का अनुमान कितना लगाया है, भारत की जीडीपी का अनुमान कितना लगाया है। तो देखिएगा, यहां से आपने बताना कि भारत की जीडीपी का अनुमान कितना लगाया गया है। तो ये अनुमान जो लगाया गया है ये है 9.9% वृद्धि, या आप आसान सी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि लगभग 10% वृद्धि। लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि, लगभग 10%, या अगर एग्जैक्ट आपने समझना है तो 9.9% वृद्धि जो है वो इसमें आकी गई। आसान बात समझ में आई। अब आसान बात समझ में आई तो बात करते हैं इसके बारे में आगे। देखिएगा, ये तो अब बताया गया है 9.9, लेकिन अगर मैं बात करूं पिछले महीने की, 2 महीने पहले की, तो मार्च में यही अनुमान जो था ये 12.6% वृद्धि का था, 12.6% वृद्धि का था। और एक बात और समझ लीजिएगा, ऑल ओवर वर्ल्ड भारत की एकमात्र अर्थव्यवस्था ऐसी थी जिसको लोगों ने 2 अंक में वृद्धि का बताया गया था, ठीक है। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं। देखिएगा, अब जो आपसे बात करी गई है वो बात ये है कि ये जो अनुमान लगाया गया इसमें कमी कैसे आई। तो कमी सिंपल सी बात है कि ये जो कमी आई, ये आई है कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण। कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण जितने भी आपकी रेटिंग एजेंसी थी सभी ने जीडीपी में डिक्रीज किया है, सभी में जितना अपना अनुमान लगाया था उसको कम कर दिया गया है। तो ये बात भी समझनी चाहिए थी। और साथ साथ में अगले वित्त वर्ष के लिए अनुमान जो लगाया, 22-23 वित्त वर्ष के लिए जो अनुमान लगाया गया है वो है 8% वृद्धि का अनुमान। समझ में आई। उसके बाद देखिएगा, उसके साथ साथ ही मूडीज जो है, ये भी रेटिंग एजेंसी है, मूडीज ने कितना अनुमान लगाया। तो वर्तमान में चलित वित्त वर्ष में, चलित मतलब जो चल रहा है,
इस वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि का अनुमान 9.3% वृद्धि का लगा है और साथ साथ में अगले आगामी के लिए 7.9% वृद्धि का अनुमान लगाया है। बात कर लेता हूं ओईसीडी का मुख्यालय कहां है? पेरिस कहां है? फ्रांस में, जिसकी स्थापना 30 सितंबर 1961 में हुई थी। 30 सितंबर 1961 में ओईसीडी की स्थापना करी गई थी, जिसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, अब ये सारी जानकारी हमने पढ़ ली। इतनी जानकारियों के बाद हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो देखिएगा, अब आपकी स्क्रीन पे आता है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि भारत में सबसे पहले पाए गए कोविड-19, सबसे पहले जो भारत में कोरोना वायरस आया था, उस कोरोना वायरस का नाम क्या है? उस कोरोना वायरस का नाम क्या है? जो कोरोना वायरस भारत में जिस वेरिएंट को सबसे पहले पकड़ा गया था, उस वेरिएंट का मैं आपसे नाम पूछता हूं, उस वेरिएंट का नाम बताइएगा। तो देखिएगा, उस वेरिएंट का जो नाम है वो नाम है उपरोक्त दोनों, यानी कि कप्पा और डेल्टा। कप्पा और डेल्टा है, यहां पर आपका कटप्पा नहीं होगा। कटप्पा जो है ये आपका नहीं होगा, बल्कि आपका जो सही आंसर है वो होगा कप्पा और डेल्टा। तो कप्पा और डेल्टा दो ऐसे वेरिएंट थे जो कि भारत में सबसे पहले आए थे, यहां से जानकारियां मिली। अब देखिएगा, दो वेरिएंट कप्पा डेल्टा, उसके बाद में ये किसने घोषणा करी है? ये किसने वेरिएंट का नाम दिया है? तो इस वेरिएंट का जो नाम दिया है वो दिया है WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इस वेरिएंट का नाम दिया गया है। आसान बात है। और अगर आसान बात है तो थोड़ी बातें और पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए, बहुत सी बातें आए आपके प्रश्न में, ऐसे पूछी जाती है कि भारत में सबसे पहला कोरोना वायरस का केस कहां पर आया, कौन से राज्य में आया, कब आया, भारत में कोरोना वायरस से मृत्यु पहली कहां पर हुई, ये सारे प्रश्नों का जवाब भी मैं आपको देता हूं। लेकिन उससे पहले समझिएगा कि जो WHO है ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। और इस एजेंसी का दायित्व क्या है, इस एजेंसी पर जिम्मेदारियां क्या है? तो विश्व में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदारियां जो है वो WHO के अधीन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधीन है। उसके बाद में बात कर लेंगे इसके बारे में, क्योंकि मैं WHO के बारे में आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूं। कल भी मैंने आपको क्लास में बताया था, तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा WHO के बारे में। सिंपल सा देख लीजिएगा कि WHO की अगर आपसे स्थापना पूछी जाती है तो कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। अब मैं बात करता हूं आपसे कि भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला किस राज्य में आया था? तो भारत में सबसे पहला जो मामला आया था वो आया था केरल में। ये सबसे पहला भारत में जो आया था मामला वो आया था केरल में। और 30 जनवरी 2020 में ये मामला आया था। लगभग 1.5 साल हो चुके हैं कोरोना वायरस को भारत में प्रवेश किए। उसके बाद देखिएगा, पहला मामला आया केरल में। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपसे कहा जाए कि सबसे पहली मृत्यु किस राज्य में हुई थी, तो सबसे पहली मृत्यु जो है वो कर्नाटक राज्य में हुई थी। और कर्नाटक राज्य में भी कलबुर्गी स्थान पर, कलबुर्गी जो है ये कर्नाटक राज्य के में ही आता है, समझ में आई ना। उसके बाद देखिएगा, अगर मैंने आपसे पूछा भारत में कब आया, तो आपने कह दिया कि ये आया था 2020 जनवरी, 30 जनवरी 2020 में आया। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि ये कोरोना वायरस जो है ये चीन में कहां से आया, विश्व में कहां से आया? तो विश्व में चीन ने फैलाया मतलब सबसे पहला मामला चीन में आया। कब आया था? चीन के शहर का नाम है वुहान। वुहान शहर में विश्व का सबसे पहला जो कोरोना वायरस मामला आया था वो आया था। बहुत से देश ऐसा आरोप लगाते हैं चीन पर कि चीन ने ये जैविक हथियार के तौर पर इसका प्रयोग किया है। और एक बात और समझ लीजिएगा कि जैविक हथियार क्या होते हैं। देखिएगा, लड़ाइयां दो प्रकार की होती है विश्व स्तर पर, 2-3 प्रकार की लड़ाइयां होती है। जैसे एक तो युद्ध के द्वारा लड़ाई होती है, जैसे फिलिस्तीन और अभी हो रही थी इजराइल के बीच में। बहुत से देश फिलिस्तीन की तरफ हो गए, कुछ देश इजराइल की तरफ हो गए। तो एक होती है हथियारों से लड़ाई, एक होती है लड़ाई जैसा कि पाकिस्तान करता है, जैसे कि देश में आतंकवाद भेज दिया, ये भी एक अंदरूनी लड़ाई है। और एक बात समझिएगा, एक जो सबसे बड़ी लड़ाई है ये होती है जैविक हथियार के तौर पर।
जैविक हथियार का मतलब ये होता है कि जो प्रयोगशालाएं होती है, प्रयोगशालाओं में कुछ ऐसे बैक्टीरिया, कुछ ऐसे वायरस को बनाया जाता है, निर्मित किया जाता है और इसका प्रयोग दूसरे देश में या दूसरे देश के साथ में हथियार के तौर पर किया जाता है। जैसे मान लीजिएगा कि कोई भी वायरस ऐसा बना दिया जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसकी कोई बीमारी नहीं है और उसको दूसरे देश में फैला दिया जाता है, तो वो जैविक हथियार कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे वायरस को मारने के लिए, ऐसे वायरस को समाप्त करने के लिए भी, ऐसे वायरस को समाप्त करने के लिए भी इलाज मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत समय लग जाता है ऐसे वायरस को समाप्त करने में। जैसा कि 1.5 साल से या लगभग ऐसा समझ लीजिएगा कि कुछ समय पश्चात देखिएगा नवंबर में आया था, यानी कि 5-6 महीने के बाद 2 साल होने वाले हैं, 1.5 साल से ऊपर इसको हो गया है। बात कर लेते हैं अब प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 5 क्या है कि एक राष्ट्र एक मानक, एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने वाला पहला मानक निकाय कौन सा बना? भारत देश का एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने वाला पहला मानक कौन सा बना है? तो पहला कौन सा बना है? यहां से 4 ऑप्शन आपके पास है, 4 संस्था आपके पास है। यहां से आपने बताना है कि कौन सा ऐसा है जो कि भारत का पहला ऐसा मानक बना है। तो कौन सा है? यह अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन, अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन। तो ये यहां से जानकारी मिली। लेकिन मैं आपसे बात करता हूं भैया, 3 प्रश्नों के बाद 3 ऑप्शन और भी तो लिखे हैं, क्योंकि मैंने पिछले ऑप्शन का जवाब भी नहीं दिया, तो उससे पहले ऑप्शन भी नहीं बनाया। तो अभी को अब तो बताओ इसका। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1966 में, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना किसने करी थी? साइरस पूनावाला, साइरस पूनावाला ने इसकी स्थापना करी थी। समझ में आई? समझ में आई तो आगे आइएगा आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास की स्थापना कब हुई थी? 1959 में, 1959 में आईआईटी मद्रास की स्थापना हुई थी। और एक बात और समझ लीजिएगा, इसके अध्यक्ष कौन है, इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके जो प्रेसिडेंट है वो है पवन कुमार गोयनका। पवन कुमार गोयनका जो है वे आईआईटी मद्रास के वर्तमान में प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष हैं। उसके बाद विश्व अनुदान आयोग, विश्व अनुदान आयोग को हिंदी आसान सा इंग्लिश में समझ लीजिएगा यूजीसी। जो आपके शैक्षणिक कार्यों में आपको पता होगा, एमए वगैरह करने वाले बच्चे जानते हैं यूजीसी क्या होता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको हिंदी में कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। 1953 में इसकी स्थापना करी गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन है? डीपी सिंह। डीपी सिंह जो है वे इसके अध्यक्ष हैं। आसान बात, आसान बात। तो आसान है तो चलिएगा बात कर लेते हैं इसके बारे में कि इसे किसने स्थापना करी है? आरडीएसओ। आरडीएसओ मतलब अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन। ये केंद्र सरकार की एक योजना है। ये किसकी योजना है? केंद्र सरकार की योजना है। और इसके तहत क्या होता है कि रेलवे के लिए जो गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए कुछ मापदंडों को, कुछ मानकों को परिभाषित किया जाता है। ये सारी जानकारियां यहां से आपको मिल जाती है। और यहां से जानकारियां मिली तो थोड़ी बात है, क्योंकि मैंने आरडीएसओ के बारे में बताया था। आरडीएसओ के बारे में अगर मैं बात करूं तो रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी हुई फुल फॉर्म। उसके बाद में बात करते हैं इसकी राजधानी, इसकी मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय है लखनऊ। लखनऊ कहां की राजधानी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। समझ में आई ना? उसके बाद में बात कर लेते हैं आरडीएसओ की स्थापना कब हुई थी? 1921 में हुई थी। समझ में आ गई बात सारी? समझ में आई तो 5 प्रश्न समाप्त। हमारे आज के 5 प्रश्न हुए समाप्त। और 5 प्रश्न समाप्त होने के बाद हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न क्या है कि ISWAI, सबसे पहले तो आपने इसकी फुल फॉर्म को ही डिस्क्रिप्शन में लिख करके बताना है। कमेंट बॉक्स में इसकी फुल फॉर्म पढ़नी है, साथ लिखनी है। साथ साथ में दूसरी बात यह कि इसकी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बनी है, कौन बनी है इसकी सीईओ, ये सारी बातें भी आज आपने वीडियो में बतानी है। कमेंट हर बच्चे ने कमेंट करना है, हर बच्चे ने कमेंट करना है। गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं करना है किसी ने, बल्कि इसका आंसर आपने कमेंट करना है। गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून से कोई फायदा नहीं है।
कमेंट ढूंढिएगा, जवाब ढूंढिएगा इसका, समझ में आई ना। इसका जवाब ढूंढ के आपने वो देना है, आंसर देना है, कमेंट करके बताना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, कल आपसे प्रश्न पूछा गया था, कल आपसे प्रश्न पूछा गया था कि लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एशेज 2003-2020 पुस्तक किसने लिखी है। तो ये सलमान रुश्दी ने पुस्तक लिखी है, और इस पुस्तक के बारे में मैं आपसे बता देता हूं कि जिसने सही जवाब दिया है उसका नाम है रितु राठौर। रितु राठौर जो है उन्होंने एकदम सही जवाब दिया है। जवाब मैंने आपको यहां पर डिस्प्ले नहीं किया क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम किया था। एक्सप्लेनेशन अच्छे से होता तो मैं जरूर डिस्प्ले में दिखाता हूं। फिर भी आपको रितु राठौर को बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही आपने भी कमेंट करना है और रितु राठौर भी ऐसे ही हमारे साथ जवाब देते रहे, ठीक है। अब बात करते हैं छठे प्रश्न के, प्रश्न नंबर 6। तो 6 प्रश्न क्या है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया, किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो देखिएगा किसे सौंपा गया है, ये सौंपा गया है, 4 ऑप्शन आपके पास है। यहां से जगन्नाथ विद्याधर महापात्र, जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को ये पदभार जो है ये अब सौंपा गया है। बात कर लेता हूं मैं इसके बारे में, और भी जानकारियां हैं। अभी तो इस ऑप्शन में बहुत सी जानकारियां हैं, जैसे डॉक्टर चिंतन वैष्णव कौन है, वे अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक हैं। दूसरी बात, संजीव कुमार कौन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कौन है, अध्यक्ष हैं। साथ साथ में शिव सुब्रमण्यम रमन कौन है, वह लघु उद्योग बैंक, लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के सीएमडी मतलब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। समझ में आई ना। तो ये हमने यहाँ ऑप्शन से पढ़ा। उसके बाद देखिएगा, इससे पहले मैं बात करूं अगर जगन्नाथ विद्याधर महापात्र की, तो वे केवल सीबीडीटी के सदस्य थे, लेकिन उन्हें अब सदस्य से आगे बढ़ा करके क्या सौंप दिया गया है, अतिरिक्त अध्यक्ष का अतिरिक्त पदभार सौंप दिया गया है। यह प्रभार जो है कितने दिनों के लिए सौंपा गया है, 3 महीनों के लिए सौंपा गया। 3 महीनों के लिए उन्हें अतिरिक्त अध्यक्ष का पदभार सौंप दिया गया है। और उन्होंने किनका स्थान लिया है, तो प्रमोद चंद्र मोदी का स्थान लिया है, जो कि 31 मई को 31 मई 2021 को रिटायर हो गए, सेवानिवृत्त हो गए, जिनके बाद नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया बल्कि अतिरिक्त अध्यक्ष बना दिया गया 3 महीने के लिए, ताकि आगामी 3 महीनों तक इसका काम सुचारू रूप से चल सके। साथ साथ में एक बात और कि इसका काम सुचारू रूप से चल सके, साथ साथ में ये बात भी जरूरी है और उस आगे आने वाले 3 महीनों में फिर अगले अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, क्योंकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है यानी कि सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1924 में, 1924 में हुई थी, जिसके मुख्यालय कहां पे है, नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। समझ में आई इतनी बात, समझ में आई कि नहीं, अरे हाँ है ना, कमेंट करके बताते रहे आप। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है, प्रश्न नंबर 7 आपका है कि भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने। तो 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने। तो देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, यहां से ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, यहां से आपका ऑप्शन डी, टीवी नरेंद्रन जो है वे इसके अध्यक्ष बने हैं। समझ में आए ना। अब बात करता हूं मैं इन ऑप्शन के बारे में, ऑप्शन से चर्चा करेंगे। सोनू सूद भारतीय अभिनेता है और हाल ही में उन्हें पंजाब राज्य ने कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर बनाया था, कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर उनको बनाया गया था। उसके बाद में वोजोसा उस्मानी कौन है, कोसोवो के राष्ट्रपति और क्यूबा के राष्ट्रपति कौन है, मिगेल डियाज कैनेल। और टीवी नरेंद्रन जो है उनको अब भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बना दिया गया है। बात कर लेता हूं मैं आपसे, ये देखिए ये टीवी नरेंद्रन, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि वे टाटा स्टील लिमिटेड के सीईओ और प्रबंध निदेशक है, ठीक है। उससे पहले उन्होंने स्थान किनका लिया, तो उदय कोटक का, क्योंकि उनका कार्यकाल पूरा हो गया। 1-1 साल के कार्यकाल के लिए उनकी नियुक्ति करी जाती है, जो कि अब उदय कोटक का कार्यकाल पूरा होते ही
अब टीवी नरेंद्रन का कार्यकाल शुरू हो गया। और अगर उदय कोटक की बात करें तो वे कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। यहां से एक बात समझ लीजिएगा कि भारतीय उद्योग परिसंघ के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1895 में 1895 में इसकी स्थापना हुई थी कि नहीं हुई थी। उसके बाद में चलिएगा प्रश्न नंबर 8 क्या है कि यह है कि स्मार्ट विंडो किसके द्वारा डिजाइन किया गया है। स्मार्ट विंडो जो है ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, तो देख लीजिएगा यहां से ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया है। ये डिजाइन किया है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। उसके बाद में समझिएगा उद्देश्य क्या है कि कार्बन उत्सर्जन जो होता है कंपनियों में होता है, गाड़ियों में कार्बन उत्सर्जन जो होता है, जो प्रदूषण होता है, इसमें कटौती करना का मतलब क्या हुआ कि इस कार्बन प्रदूषण को कम करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके द्वारा क्या होगा, तो इसके द्वारा वोल्टेज से गर्मी और प्रकाश, वोल्टेज बढ़ा करके गर्मी और प्रकाश की मात्रा को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाएगा, जिसकी आईआईटी गुवाहाटी की अगर मैं बात करूं आपसे स्थापना कब हुई थी 1994 में। अगर इसके अध्यक्ष और निदेशक की बात करूं तो टीजी सीताराम जो हैं वे इसके अध्यक्ष और डायरेक्टर हैं, अध्यक्ष और निदेशक हैं। समझ में आई ना, तो समझ में आई तो चलिएगा बात कर लेते हैं इसके बारे में। प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न नंबर 9 क्या है तो देखिएगा IRIS खर्ग एक जहाज है, एक नौसेना जहाज है। ये अब समुद्र में डूब गया है, ठीक है। पहले आग लगने के पश्चात डूब गया। लेकिन जो प्रश्न पूछा गया है कि ये कौन से देश का था, तो मैं आपसे पूछता हूं कि कौन से देश का था। ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कौन सा देश है, ईरान की बात करें तो ईरान का जहाज था, नौसेना जहाज था, जो कि अब डूब करके समाप्त हो चुका है। पहले आग लगी और आग लगने के पश्चात ये डूब गया, जिससे कि ये जल समाधि हो गई। इसकी बात कर लेते हैं कि ईरान का था, देखिएगा ईरान का था, लेकिन ईरान का भी ये सबसे बड़ा नौसेना जहाज था। बात कर लेते हैं कि 2 जून 2021 को खाड़ी के मुहाने के पास आग लग गई। आग लगने के कारण ही ये जल मतलब समाप्त हो गया, टूट गया, डूब गया, उसके अंदर समा गया। उसके बाद बात करते हैं कि घटना कहां पर हुई, तो ये ओमान की खाड़ी में प्रशिक्षण के दौरान हुई है। और प्रशिक्षण की बात करूं तो ये जो जहाज है ये नियमित रूप से ओमान की खाड़ी में प्रशिक्षण करता है ये जहाज, ठीक है, जो कि आग लगी जिसके बाद में ये समाप्त हो गया। देखिएगा ये आपका आइरिस था, ये इसमें समाप्त हो गया। बात कर ले 2 प्रश्न बताऊंगा, ज्यादा नहीं, कि ईरान की राजधानी तेहरान, और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो हसन रूहानी राष्ट्रपति हैं ईरान के। तो ये जानकारी आपको यहां से मिल जाती है। इस जानकारी के बाद आज का आपका आखिरी प्रश्न क्या है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की रैंकिंग, महिला रैंकिंग में शीर्ष खिलाड़ी कौन बनी है। शीर्ष खिलाड़ी मतलब के पहले नंबर की खिलाड़ी कौन बनी है। भारत की शेफाली वर्मा जो है वे इस रैंकिंग में आईसीसी वुमेन्स T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर रही। दूसरे स्थान पर रही है बेथ मूनी, तीसरे स्थान पर मेग लेनिन, चौथे स्थान पर स्मृति मंधाना 4। और एक बात और समझ लीजिएगा कि इसकी टॉप 10 की रैंकिंग में जितनी भारतीय महिला खिलाड़ियों को स्थान मिला है वो कितनी है, 3 है, ठीक है। 10 में से 3 भारतीय महिला खिलाड़ी है जो कि इसमें नियुक्त करी, मतलब रैंकिंग में नाम आया है। बात कर लेते हैं कौन कौन है, तो इससे पहले बात करेंगे शेफाली वर्मा भारत की है, ऑस्ट्रेलिया की बेनी मूर दूसरे स्थान पर रही, तीसरे स्थान पर जो बेथ मूनी रही जो तीसरे स्थान पर रही वो भी ऑस्ट्रेलिया की रही। भारत की T20 उपकप्तान भी है स्मृति मंधाना जो कि इसमें है। उसके बाद में जेमिमा रोड्रिगेज जो कि 9वें स्थान पर रही, ये भी कहां की है, ये भी भारत की है। समझ में, मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूं, देखिएगा सबसे पहले T20 रैंकिंग में शेफाली वर्मा 776 अंक के बाद, दूसरे नंबर पर बेथ मूनी 744 अंक, इसके बाद में जेमी रोड्रिगेज जो है 640 अंकों के साथ में 9वें नंबर पर रही है, ठीक है। आईसीसी के बारे में 2-3 प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई थी, 15 जून 1909 में। मुख्यालय कहां पे है, दुबई में।
अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले जो है वे इसके अध्यक्ष हैं। तो ये सारी बातें थी जो कि आपके लिए करंट अफेयर में आज की में मैंने आपसे बताई है। पीडीएफ के लिए मैं आपको हर दिन बताता हूं कि फेसबुक पेज, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जो कि ज्ञानकोश नाम से ही है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। ज्ञानकोश ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों ने ऐसा ही करना है, आज के प्रश्न का जवाब जरूर देना है कमेंट बॉक्स में। मैं आपके जवाब का हर दिन रिप्लाई करता हूं, हर दिन आपको डिस्प्ले करता हूं आपके जवाब को। ठीक है, आपका एक छोटा सा काम है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छी लगती है वीडियो तो दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।